कितना, 5वें नंबर या 6, 7वां? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? आर, एल, सी और जी। कंडक्टेंस भी आ जाता है। इसके एबीसीडी कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? वही वी एस आई एस इधर आएगा, या तो वैसे लिख लो कि आप चाहे ऐसे लिख लो वी एस आई एस, और इधर कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर वही वी आर आई आर। नो, कंपोनेंट इसके होंगे, आपको लिखना है कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, इधर भी कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। ये गामा क्या है? वैसे तो देखो कोई वैल्यू आएगी इस गामा की मेनली, लेकिन इसको हमने गामा लिखा है, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ये। गामा इक्वल्स टू क्या आता है, कहीं देखा है? अंडर रूट वाई इंटू जेड। मतलब इम्पिडेंस और एडमिटेंस को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट। नाउ यहाँ पे बी और सी की जगह आएगा साइन हाइपरबोलिक गामा एल, साइन हाइपरबोलिक गामा एल। यहां मल्टीप्लाई करना है जेड सी से, यहां आपको डिवाइड करना है जेड सी से। ठीक है, इधर कॉस वाली टर्म आ जाएगी, इधर साइन वाली आएगी। बी वाले को जेड जेड आता था ना बी की जगह, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ आपको डिवाइड करना। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए एबीसीडी कंपोनेंट्स है, ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। यहाँ आगे वी आर और आई आर लिख देना, एबीसीडी ये वाला मत लिखना फिर ऊपर। ठीक है, एंड जेड सी क्या है? जेड सी आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट जेड अपॉन वाई। प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है गामा इक्वल टू अंडर रूट वाई इंटू जेड। ये गामा है। एंड जेड सी इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट किया था हमने? ओनली इम्पिडेंस लाइन। अगर ओनली इम्पिडेंस प्रेजेंट होगा तो एबीसीडी पैरामीटर क्या क्या होंगे? 1Z01। ठीक है, अगर इम्पिडेंस की जगह एडमिटेंस अगर होगा ओनली एडमिटेंस, तो क्या होगा एबीसीडी पैरामीटर? 10Y1।
मतलब सी की जगह वाई आता था, बाकी जगह पे मतलब ए और डी की जगह 1 1 आ जाता था, और बी की जगह वहां 0 आ जाता था। ठीक है। कभी भी कैस्केडिंग होगी, कैस्केडिंग मतलब दो सीरीज में लगे हुए होंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों की जो मैट्रिक्स एबीसीडी पैरामीटर्स है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यही किया। नाउ फिर जो थर्ड आपने देखा वो वाला कौन सा था, एक सबसे पहले टी वाला देख लिया, टी का देखा, शॉर्ट का हो गया ना वैसे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा, और ये 1 1 वाई, जो 10 y1 वाला है, ये भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का है क्या? कौन सी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वाई आता है? वाई तो किसी में आता नहीं, ये तो सिर्फ कैलकुलेट करवाया है। वाई जो जेड वाला है वही है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है ना। नो, नेक्स्ट आगे चलना। फिर कौन सा था, टी। टी के लिए क्या आया था, देखो टी नेटवर्क के अंदर वाई ऐसे था, यहाँ Z/2 Z/2 आ रहा था। ठीक है, तो मैंने ये बोला था यहां तो आएगा 1 + YZ/2, और यहाँ भी 1 + YZ/2। अगर y पूरा आ रखा है तो आप यहाँ के क्या लिख दोगे, y, और यहाँ क्या आएगा 1 + YZ/4, और मल्टीप्लाई किससे करना है, z से। तो ये हो गया t का। नाउ दूसरा कौन सा था, पाई। पाई के अंदर यहाँ z आएगा, यहाँ y/2 और y/2। ठीक है, z पूरा है, तो जो z की पोजीशन कौन सी आती है, b वाली, तो यहाँ तो z लिख दो, a और d की जगह वही 1 + YZ/2, 1 + YZ/2। ठीक है, c वाली पोजीशन पे क्या आएगा, पहले 1 + YZ/4, और इसको मल्टीप्लाई फिर कर दो y से। ठीक है, फिर एक आई आपकी एंड कंडेंसर। एंड कंडेंसर में क्या आता है, इधर z आता है, इधर y आता है। ठीक है, ऐसी थी एंड कंडेंसर। इसका क्या आ रहा था पैरामीटर्स, 1 + YZ ZY1, यही आ रहा था। ठीक है, और जो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बची उसका, यहां कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, हाइपरबोलिक जानते हो ना फंक्शन आते हैं, साइन कॉस के बाद हाइपरबोलिक फंक्शन भी आते हैं, नहीं पड़ेगा? चलो ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो, इससे ज्यादा वो पूछेगा भी नहीं फिर। कॉस हाइपरबोलिक, ये गामा एल लेंथ है आपकी। ठीक है, यहां भी कॉस हाइपरबोलिक पुट कर दो, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। नाउ बी और सी की जगह पे आप कर दो साइन हाइपरबोलिक गामा एल, साइन हाइपरबोलिक गामा एल। ये पोजीशन जेड की होती थी और ये वाई की होती थी। जेड की होती थी तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो जेड सी से। ठीक है, ये वाई की पोजीशन होती है, वाई होता है 1/z, तो यहाँ आप डिवाइड कर दो जेड सी से। गामा है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है √y/z, ये लिखा है √y/z, मतलब जो भी आपके पास में एडमिटेंस की वैल्यू और इम्पिडेंस की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके आप √ ले लो, तो ये आपका हो गया प्रोपोगेशन कांस्टेंट। एक आता है आपका ZC, ZC को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, जिसकी वैल्यू होती है √z/y। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? तो कोई भी पैरामीटर का आपसे एबीसीडी पैरामीटर्स मुझे, मतलब कोई भी ट्रांसमिशन लाइन का तो बता सकते हो, गड़बड़ नहीं होगी ना इसके अंदर? तो मतलब सिंपल है, सारे यहीं पे याद रख लेना डायरेक्टली बस कि एबीसीडी ऐसे ऐसे होता है, ये वाले कर लोगे। चलो हेडिंग डालो प्रोपोगेशन कांस्टेंट। मतलब इतना बड़ा हेडिंग भी नहीं, नॉर्मली यही प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में। चलो कोई नहीं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। नाउ वेवलेट्स जानते हो, वेवलेट्स, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर वेवलेट्स की फॉर्म में होती है। वेवलेट्स क्या होती है, जैसे एक एनर्जी टू एनर्जी जाता है, जैसे एक तो होता है कंटिन्यूअस पानी का फ्लो या ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, वेव्स आती है, तो वेव के पैकेट्स बनते हैं एक तरीके से,
तो उन्हीं के फॉर्म के अंदर एनर्जी जाती है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी कैसे भी जा रही है, वेव्स की फॉर्म के अंदर ही आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसमें लिखो द एनर्जी इन द ट्रांसमिशन लाइन is traversed 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 in the form of wavelet कॉमा लगा के this is considered as propagation। मीन जो एनर्जी आपकी वेवलेट्स की फॉर्म में जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन। ठीक है, मतलब जो एनर्जी आपकी वेवलेट्स की फॉर्म में जा रही है उसे ही हम प्रोपोगेशन बोलते हैं बस। एवरी प्रोपोगेशन बाय डिफॉल्ट हैज फेज। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी प्रोपोगेशन बाय डिफॉल्ट हैज फेज। होगा या नहीं होगा, हैज फेज, PHASE फेज, फेज होगा या नहीं होगा। प्रोपोगेशन जो वेवलेट्स की फॉर्म में एनर्जी जा रही है उसको ही हम प्रोपोगेशन नाम दे रहे हैं बस। तो कोई हर एक प्रोपोगेशन जो होगा वो फेज होगा या नहीं होगा उसका। अरे ये तो बताओ होगा या नहीं होगा। जैसे RYB, ठीक है, ये 3 फेज की सप्लाई आपकी जा रही है, इनमें से एनर्जी की कुछ वेवलेट जाएंगी, जो वेव जा रही है उसे ही आप क्या बोल रहे हो, प्रोपोगेशन। तो हर एक प्रोपोगेशन जो होगा उसका कुछ खुद का कोई फेज होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे एक ही फेज से बिलोंग करेंगे, सबका एक फेज होगा, बिलोंग कर रहे होंगे वो किसी फेज से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट की जगह ये लिख लो, चलो इसको गामा से डिनोट करते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट को, और वैल्यू कितनी आई थी, √y/z। y की वैल्यू क्या होती है वैसे, G+J⍵c, यही तो होती है। G कंडक्टेंस आता था इसमें और C वाला पार्ट आता था ये, तो 1 में आता है ना हमेशा, इंटू R+J⍵L लिख सकते हैं। स्मॉल लेटर्स क्यों लिखे हैं मैंने, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। ठीक है, लिखने को कई बुक्स में कैपिटल भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को लिख रहे हो तो किससे डिनोट करोगे, स्मॉल लेटर से। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको अल्फा प्लस आयोटा बीटा मिल जाएगा, या जे बीटा बोल लो, जे लिख लो इसकी जगह चाहे, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब एक कुछ नॉर्मल टर्म आएगी जिसके अंदर जे कंसीडर होगा, एक में जे कंसीडर नहीं होगा, एक रियल वाला पार्ट होगा, एक इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका प्रोपोगेशन कॉन्सेप्ट, इसको नोट करो। जहां अल्फा को अटेन्युएशन कांस्टेंट बोलते हैं, बीटा इज फेज कांस्टेंट। कितना एंगल आने वाला है किस एनर्जी का, ये डिसाइड करता है आपका बीटा। अल्फा एक अटेन्युएशन कांस्टेंट हो गया।
अप्रोक्सीमेशन, उसको काट के लिखना है, इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन in case of approximation alpha equals to 0 comma beta doesn't equals to 0, beta does not equals to 0 is only considerable, is only considerable because no wave existing, because no wave existing without phase, no wave existing without phase। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फा की वैल्यू परमानेंटली आपकी जीरो होगी, मतलब कुल मिलाकर के ये कि अल्फा आपका जीरो हो सकता है लेकिन बीटा आपका कभी भी जीरो नहीं होने वाला है, बीटा की टर्म आएगी ही आएगी, बिकॉज नो वेव एग्जिस्टिंग विदाउट फेज। हो गया? नो नेक्स्ट पॉइंट कर लो। वी कैन से दैट, we can say that resistance and conductance, resistance के ब्रैकेट में स्मॉल r कर लेना, इन कंडक्टेंस के ब्रैकेट में स्मॉल g, we can say that resistance and conductance can be approximated as zero, can be approximated as zero for lossless transmission line, for lossless transmission line, but at no point of time L equals to 0 and C equals to 0 is valid, but at no point of time L equals to 0 and C equals to 0 is valid। ठीक है? देखो अगर कंफ्यूजन हो तो इसको आप कैपिटल L लिख लेना चाहिए, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, वरना इसको लेंथ मत ले लेना, मतलब लेंथ मत समझ लेना जे ओमेगा L इंडक्टेंस के लिए, क्योंकि L वहां पे लेंथ के लिए ले रहे हैं ना थोड़ी देर पहले ही। नो नेक्स्ट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, इसका समझ जाओगे लास्ट तक आते आते तुम कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कभी जीरो बनने वाले नहीं है। मींस अगर देखो कहीं पर भी वोल्टेज आ गया तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर जाएगा, हायर वोल्टेज है, करंट आ गया तो आपका इंडक्टेंस एग्जिस्ट कर जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, नो जैसे आपका इंपीडेंस लेना है आपको पूरी लाइन का, तो आप कैसे लोगे? क्या जैसे पूरी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसका यहां से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का ले सकते हो आप इंपीडेंस? कैसे लोगे? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कितनी बड़ी होती है लेंथ? मतलब 150 किलोमीटर से ऊपर, और स्टैंडर्ड अगर मान के चलें तो 180 या 200 किलोमीटर से ऊपर की यही होती है। तो 200 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो आप स्टार्टिंग से लेके 200 किलोमीटर तक कैसे नाप कराओगे? मतलब वो भी उससे ऊपर की है, 200 पे एंडिंग नहीं है, एक तरीके से उससे ऊपर जानी है, तो उसको कैसे मेजर करोगे? 1 किलोमीटर का, तो कभी भी इसका पूरे का तो एक साथ नहीं निकलने वाला। नाउ अगर मैं ऐसे बोलूं कि हम पूरे का वोल्टेज ले लेते हैं V और करंट ले लेते हैं पूरे की I, तो निकल जाएगा? निकल जाएगा? ये क्यों नहीं निकलेगा बता? नो एक मिनट। Z इक्वल्स टू V अपॉन I, V यानी पूरी लाइन का टोटल वोल्टेज, ये नहीं बोल रहा इसमें से कितना आप फ्लो करवा रहे हो, और इस लाइन में से जो करंट जा रहा है। अब इस लाइन में यहां से लेकर यहां तक का कितना वोल्टेज है, ये कैसे मेजर करोगे सर? मेन तो यही फंडा है, इस लाइन का इंपीडेंस हम निकालने जा रहे हैं, मतलब
आपके लोड का नहीं निकाल रहे हैं, लाइन का निकाल रहे हैं। तो लाइन की वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। जैसे कोई रेजिस्टेंस होता है, उसका आपको रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है और इसके अंदर से जो करंट आता है, V अपॉन I करते हैं, यही करते हैं ना। टोटल करंट तो ऐसे लोड में भी जा रहा है, तो आपने अगर ये टोटल वोल्टेज इसको कंसीडर किया ना जो सोर्स से आ रहा है, तब तो आप लोड को भी कंसीडर कर जाओगे एक तरीके से, क्योंकि जो V सिंक्रोनस मशीन का जो EN या जो भी EA वोल्टेज है, EA अपॉन I, ये तो टोटल Z मिल जाएगा आपको। अगर सिंक्रोनस मशीन का वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट किया तो टोटल ट्रांसमिशन लाइन और लोड सबका Z मिल जाएगा। हमें चाहिए ट्रांसमिशन लाइन का, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो क्या? ये तो पता है कि ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अपॉन करंट चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब जहां से स्टार्टिंग से फिर एंडिंग तक का वोल्टेज चाहिए आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी पूरी लाइन का एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा पीस उठा लेते हैं जितना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, मतलब जिसका आप वोल्टेज निकाल सकते हो। जैसे ये वाला आपने पीस चूज कर लिया कि यहां से लेकर यहां तक का तो आप वोल्टेज निकाल लोगे, मतलब कैसे भी करके ये आपकी रेंज के अंदर है। लंबी ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, आप वोल्टेज पता नहीं कर सकते उसके अक्रॉस कितना है। नो, अब पता कर सकते हो इस रेंज का, कर सकते हो। तो स्टडी इंपीडेंस वगैरह निकालने की सेगमेंट टू सेगमेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी भी पूरी लाइन की एक साथ निकाली जा सकती है। और जो भी स्टडी होगी आपकी अप्रोक्सीमेट होगी, मतलब एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकती। नो, कैसे आएगा Z इक्वल टू, अब क्या मैं से कर दूं डेल्टा V अपॉन डेल I, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नो, वोल्टेज और करंट ये कौन कौन से आते हैं भाई? जैसे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी, I इंटू, यहाँ क्या आएगा, I इंटू Z, आ सकता है या नहीं आ सकता? डेल V इक्वल टू I इंटू Z, स्मॉल Z लिया मैंने, स्मॉल एरिया का, इंटू डेल एक्स ले लो। डेल एक्स का मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो आपने ये डिस्टेंस ली होगी, अपॉन डेल आई को क्या मैं V इंटू वाई लिख सकता हूं? लिख सकते हैं क्या? इंटू डेल एक्स, यही आएगा। I अपॉन V, ये क्या हो रहा है? जी कौन सा आता है ये? Z इक्वल टू V अपॉन I, Z इक्वल टू V अपॉन I, ये ट्रांसमिशन लाइन का ही तो वोल्टेज है। 1 अपॉन Z आएगा क्या? 1 अपॉन Z इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन Z इंटू Z अपॉन वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। Z अपॉन स्मॉल वाई हो गया, ये Z स्क्वायर जाएगा इधर। नो, Z इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट Z अपॉन वाई, यही आएगा क्या? यही आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। मींस लाइन का जो इम्पीडेंस निकालते हैं हम इसी की फॉर्म में निकालते हैं, Z सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Z अपॉन वाई, ठीक है। ये कैसे आया, दिख रहा है क्या? हमने एक छोटी सी पार्ट को कंसीडर किया, तो Z इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल आई लिखा कि यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज और यहां से लेकर यहां तक का करंट। डेल वी इक्वल टू लिखा आई जेड इंटू डेल एक्स, और डेल आई का लिखा V इंटू वाई इंटू डेल एक्स। नो, Z इक्वल टू ये क्या बनता है, 1 अपॉन जेड बनेगा, क्योंकि V अपॉन आई तो Z ही होता है एक तरीके से, तो ये वाला बन जाएगा 1 अपॉन जेड, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, Z अपॉन वाई, स्मॉल z अपॉन स्मॉल वाई। नो, Z इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, स्क्वायर बना देगा, स्क्वायर बनाएगा फिर अंडर रूट ले सकते हो। तो Z सी मतलब ये इसी को क्या बोलते हैं,
कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो हेडिंग डाल ली क्या, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इसमें लिखो इन द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, in the long transmission line, total length of the line is not total length of the line is not to be considerable, is not to be considerable for calculations. Is not to be considerable for calculations, thereby progression 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 is considered segment by segment. Next line लिखना, the impedance in any segment is estimated as ये लिख लो, ये लिखना बस, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो मेन फाइनल फॉर्मूला काम का है, ये सब भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नोट कर लो इधर पर। मींस एक छोटे से हिस्से में जो इम्पीडेंस निकाला जाता है उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। मतलब एक सेगमेंट का जो इम्पीडेंस लिया गया है और उसी के बेसिस पे हम आगे वाले का एज्यूम करके चलते हैं कि वही होगा। ठीक है, तो पूरी लाइन का इस अकॉर्डिंग बता सकते हैं? नो, ये लिख लिया, इसके आगे लिखो। मेन तो यही याद रखने का है, ये ऊपर वाला याद नहीं रखने का है। z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z अपॉन y। ठीक है, मतलब z c इक्वल टू आ जाएगा द इम्पिडेंस सो कैलकुलेटेड is called as characteristic impedance, ठीक है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला तो फॉर्मूला याद रहेगा, जेड सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई। ठीक है, अंडर रूट जेड मतलब जेड को क्या लिख सकते हो आप, आर प्लस जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल लिख सकते हैं, और वाई को जी प्लस जे ओमेगा सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लॉसलेस लाइन के लिए क्या होगा, फॉर लॉसलेस का मतलब समझते हो ना,
जिसमें लॉस नहीं हो, लॉसलेस लाइन। लॉस कौन करता है? बेसिकली रेजिस्टेंस करता है, एक कंडक्टेंस करता है। नाउ अगर लॉसलेस लाइन है, ये वैसे रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये डाई इलेक्ट्रिक लॉस करता है, दोनों लॉस करते हैं, तो दोनों आपके इस बार लॉस नहीं हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? लॉसलेस लाइन के लिए क्या होता है? R इक्वल टू 0 एंड G इक्वल टू 0। इसमें पुट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी रेड सी की? J ओमेगा L अपॉन J ओमेगा C। तो J ओमेगा से J ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? तो क्या आएगा? अंडर रूट L अपॉन C। इसके अलावा और कोई थोड़ी आएगा कुछ? नो। ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू आएगी अगर फॉर लॉसलेस लाइन, मतलब R और G अगर आपका 0 बन जाता है तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की कितनी वैल्यू आएगी? अंडर रूट L अपॉन C। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या आपको कुछ डेटा दे देगा, जैसे मान लो फॉर लॉसलेस लाइन कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। नाउ एक तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, तो फिर इसको कुछ अलग नाम देना चाहिए क्या? इसको अलग से नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे? इसको एक अलग से नाम दिया गया है Zn। Zn क्या है? सर्ज इम्पिडेंस। सर्ज इम्पिडेंस मींस अगर आपको सर्ज इम्पिडेंस की बात कर ली जाए तो एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ही है, बट फॉर लॉसलेस लाइन, मतलब लॉसलेस लाइन के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की ही बात कर रहा है। अगर आपको बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस तो साथ में लगाएगा लॉसलेस, और अगर या फिर डायरेक्टली बोलेगा सर्ज इम्पिडेंस तो समझ जाना है कि R और G की वैल्यू आपकी 0 है, तो Z से आएगा अंडर रूट L अपॉन C। नाउ अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका सर्ज इम्पिडेंस जो होता है वो क्या होता है? प्योरली रेजिस्टिव होता है, प्योरली इंडक्टिव होता है, प्योरली कैपेसिटिव होता है, या फिर रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव दोनों होते हैं? सर्ज इम्पिडेंस का नेचर कैसा होता है? सर्ज इम्पिडेंस समझ रहे हो ना मीनिंग? ये सामने इंडक्टिव और ये फेमस क्वेश्चन है, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और रेजिस्टिव, सॉरी इंडक्टिव और कैपेसिटिव। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। और कोई आंसर? चलो ठीक है, देखते हैं। इंडक्टिव, इसका आंसर होगा रेजिस्टिव। वाई तो तुम बताओ कि इंडक्टिव कैसे होगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ये निकालोगे अंडर रूट L अपॉन C। नाउ कोई भी चीज इंडक्टिव कब बनती है, जैसे इधर ध्यान से देखना, Z इक्वल टू आंसर आ रहा है 1, ये क्या है? इंडक्टिव है, रेजिस्टिव है या कैपेसिटिव है? Z की वैल्यू आई J और Z की वैल्यू आई -J, Z की वैल्यू आई 1 + J, Z की वैल्यू आई 1 - J। अब इधर ध्यान से देखकर बताते जाओ, ये क्या है? रेजिस्टिव। अरे इंडक्टिव होता है, J प्लस में आता था ना, जैसे सीरीज का केस नॉर्मल लेते हैं, माइनस में कैपेसिटिव में आता था XC। ये रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव, कैपेसिटिव। ये यहाँ J की टर्म ही नहीं है। J की टर्म है क्या? कोई भी J की टर्म आपको दिख ही नहीं रही है। J तो आपस में कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे, पहले थे G, और अगर R दोनों इक्वल टू 0 बन जाते हैं तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है उसकी वैल्यू आती है अंडर रूट L अपॉन से, जिसको सर्ज इंपीडेंस बोलते हैं, और वो प्योरली रेजिस्टिव होता है नेचर के अंदर। याद रखना, प्योरली क्या होगा? रेजिस्टिव होगा। तो ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है।
कहाँ तक लिख लिया था? यहाँ तक लिख लिया था क्या? ठीक है, ये लिखना, और ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। बंडल्ड कंडक्टर काम में लेने से इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो जेड सी कम हो जाता है, जेड सी कम हो रहा है, इसे ही आप सर्ज इंपीडेंस भी बोलते हैं। सर्ज इंपीडेंस से क्लैरिफाई हो जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर लॉसलेस लाइन बात हो रही है। यहाँ इसका भी नाम लिख ही देते हैं। वैसे जो सर्ज इंपीडेंस है ना, इधर एक बार ध्यान से देखना, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर लॉसलेस लाइन ये हो गया। सर्ज इंपीडेंस आगे हम निकालेंगे, उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी √L/C। इस वजह से हमने बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर लॉसलेस लाइन और सर्ज इंपीडेंस दोनों सेम होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अभी सर्ज इंपीडेंस आ जाएगा आप। क्वेश्चन दोनों का पूछा जा सकता है, सर्ज इंपीडेंस का या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर लॉसलेस लाइन। तो एक क्वेश्चन लिखो, हो गया नहीं? व्हाट इज द नेचर ऑफ what is the nature of characteristic impedance for lossless line? What is the nature of characteristic impedance for lossless line? What is the nature of characteristic impedance for lossless line? एक चाहे और करके क्वेश्चन नहीं लिख लो, और नीचे करके दूसरा क्वेश्चन लिख लो कि what is the nature of surge impedance? What is the nature of surge impedance? ब्रैकेट में ZN कर लेना, मतलब दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। और ऊपर वाले सर्ज इंपीडेंस के ब्रैकेट में ZC कर लेना, और ऑप्शन में लिखो ए ऑप्शन प्योरली रेजिस्टिव, बी ऑप्शन प्योरली इंडक्टिव, सी ऑप्शन प्योरली कैपेसिटिव, एंड डी ऑप्शन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव बोथ। कौन सा हो जाएगा? प्योरली रेजिस्टिव। अब ये बताओ, किसी के लिए प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है, किसी के लिए प्योरली इंडक्टिव, किसी के लिए प्योरली कैपेसिटिव। क्या कभी भी डी ऑप्शन हो सकता है? क्यों? नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ किसी भी सर्किट का। तो किसी भी सर्किट के लिए इंपीडेंस की वैल्यू ये दोनों आ सकता है कि डी ऑप्शन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव दोनों हो, क्या हो सकता है? हमेशा याद रखना, लाइन में इंडक्टर L और C दोनों होंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं।
जैसे सीरीज के अंदर आपको एक नेगेटिव में मिल जाएगा ये वाला, ये पॉजिटिव में, पैरेलल में एक नेगेटिव आएगा तो फिर वो दूसरा पॉजिटिव होगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चलते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो या तो इंडक्टेंस का इफेक्ट होगा, या कैपेसिटेंस का होगा, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, वो रेजिस्टिव वाला केस जो निकल के आ जाता है यूनिटी पावर फैक्टर वाला होगा। दोनों का कभी नहीं आएगा, याद रखना। तो जो डी ऑप्शन है वो किसी भी सर्किट के लिए नहीं होगा। ये एक ऐसा केस है जैसे वो होता है ना कि इंसान अच्छा है या बुरा, हर इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। कैलकुलेशन ये होती है कि अच्छा ज्यादा है या बुरा ज्यादा है, जो भी ज्यादा होता है बस उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, दोनों थोड़ी होंगे हाँ अच्छा भी है बुरा भी है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, चलो इसमें नोट करके लिख लो। नो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है वैसे सर्ज इम्पीडेंस की? मैं अब सर्ज देखो, वैसे सर्ज इम्पीडेंस अलग आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको सर्ज इम्पीडेंस एक्चुअल में क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पता है, मतलब एक सेगमेंट का आपने इम्पीडेंस निकाला था, उसकी वैल्यू आपकी √Z/Y आई थी। ठीक है, और उसको अगर लॉसलेस लाइन के लिए निकाला तो √L/C आया है। ठीक है, नो अगर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर लॉसलेस लाइन तो भी इसी के बारे में बात हो रही है, सर्ज इम्पीडेंस बोलूं तो भी इसी के बारे में बात हो रही है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो इसके लिए Zn की वैल्यू कितनी आएगी लगभग? 1 से ग्रेटर, ये जैसे आएगी मिड के अंदर आएगी 200 आ सकती है, 300 ओम आ सकती है, 400 ओम आ सकती है, इस अकॉर्डिंग आएगी। और ट्रांसमिशन लाइन के लिए अबव जो ओवरहेड है, अंडरग्राउंड के लिए 40 ओम के आसपास तक रहती है, मतलब ज्यादा नहीं जाती है उसके केस में। तो इसमें लिखो नोट करके, द इम्पीडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू the impedance corresponding to surge impedance loading, the impedance corresponding to surge impedance loading is called as surge impedance, is called as surge impedance, ब्रैकेट में Zn कर लो। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग अभी पता चलेगा, अभी मतलब जस्ट आगे वाला जो टॉपिक है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है। मतलब ये एक ऐसा केस है जैसे मान लो आपकी ये ट्रांसमिशन लाइन है, दीज आर द बस बार्स, यहाँ से वोल्टेज आपकी सप्लाई होकर आ रही है। ये वाली आपकी एक बस बार हो गई, ये दूसरी वाली। नो, यहाँ पे जो आपकी लोडिंग है, जो लोड कनेक्ट है, जितने भी कस्टमर ने लोड लगा रखा है उनकी लोडिंग इक्वल हो रखी है Zn के। जो उनकी लोडिंग है वो इक्वल हो रखी है Zn के, मतलब उनका इंपेडेंस होता है ना, कस्टमर का भी कुछ इंपेडेंस होता है। अगर उन्होंने ये Zn के इक्वल लोडिंग कर रखी है सर्ज इंपेडेंस के, तो उसको बोलते हैं सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। जो पावर कंजप्शन होगा वो सर्ज इंपेडेंस के अकॉर्डिंग होगा। ये क्या हो रहा है ये अभी आगे वाले टॉपिक में क्लियर होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, नो नेक्स्ट, इसी के आगे चलने दो। विच इज प्योर रेजिस्टिव इन नेचर, which is pure resistive in nature and its value चलो ऐसे ही लिख लो, मतलब थोड़ा नीचे ही लिख लो। ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी आपकी Zn की? 40 ओम से लेकर 400 ओम के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ओवरहेड के लिए वो दे मान लो 20 ओम, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन आए तो इसके बीच वाली रेंज को सेलेक्ट कर लेना। नो, अंडरग्राउंड केबल्स के लिए अप टू 40 ओम, अप टू 40 ओम।
हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका। याद रखना ये जो चीजें अभी हुई है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। हाँ, जो पहले वाला था प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसमें कुछ नहीं है खास, बस ये अंडरवुड वाई इंटू जेड, ये सारे स्मॉल पैरामीटर्स हैं, जितने भी थे ये सारे स्मॉल लिए थे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। अब आता है आपका सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, उसको एसआईएल भी बोलते हैं, एसआईएल लोडिंग भी बोल देते हैं। एसआईएल लोडिंग मतलब आने को तो इस एल में ही आ गया लोडिंग, लेकिन एक और आगे बोल देते हैं एसआईएल लोडिंग, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। नाउ ट्रांसमिशन लाइन में एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, कंडक्टेंस भी आ गया। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है, आपका पावर लॉस करता है, रेजिस्टेंस पावर लॉस करता है एक तरीके से, कंडक्टेंस डाइलेक्ट्रिक लॉस करता है। अब इंडक्टर इंडक्टर है और एक कैपेसिटेंस है, ये दोनों वैसे करते क्या, इनका इफेक्ट क्या होता है, अबाउट द रिएक्टिव पावर। अब आपकी लाइन में सीरीज में एक तो इंडक्टर है और पैरेलल कैपेसिटर प्रेजेंट है, तो करते क्या है, मतलब कैपेसिटर अगर आप कहीं पे भी कनेक्ट करोगे, एक इंडक्टर कनेक्ट करोगे तो होगा क्या। जैसे मान लो यही लाइन है आपका जो सॉकेट है, इसके अंदर आपने एक सीरीज में आपने इंडक्टर लगा दिया, कहीं पर भी लाइन जा रही थी, तो ये करेगा क्या आपका इंडक्टर, फ्लक्स बनाएगा, फ्लक्स बनाता है डेफिनेटली। और वो फ्लक्स का कुछ भी हो, लेकिन मेनली ये क्या करेगा, रिएक्टिव पावर का कंजप्शन करना स्टार्ट करेगा। तो जो भी इंडक्टिव लोड होता है या इंडक्टर होता है, वो मेनली किसको कंज्यूम करता है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है फ्लक्स बनाने के लिए। ये क्लियर है। अगर उसी सॉकेट पे आप कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इसी सॉकेट में ये भी लेने को करंट लेगा, लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अंदर आने वाली करंट लीडिंग नेचर की थी, तो लीडिंग वीएआर आएगा, तो लैगिंग वीआर को ये डिलीवर करेगा। लैगिंग वीआर ही आपका क्या होता है, रिएक्टिव पावर। तो हमेशा कैपेसिटर क्या करता है, रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर दो चीजें आ रही है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, और जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो एक रिएक्टिव पावर बनाएगा और वो सप्लाई करेगा। मींस जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें इंडक्टर तो क्यू एल कंज्यूम करेगा, और जो कैपेसिटर है वो क्यू सी जनरेट करेगा। ठीक है। अब केस कई हो सकते हैं, जैसे मान लो हो सकता है कि इंडक्टिव, जैसे मान लो क्यू एल की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, हो नहीं, कोई नहीं, जैसे क्यू एल की वैल्यू आपकी है 100 VAR, ठीक है, QC मिल रहा है आपका 50 VAR। QL की वैल्यू 100, VAR होती है ना रिएक्टिव पावर की यूनिट, 100 VAR इसकी रिक्वायरमेंट है, और QC जनरेट हो रहा है 50 VAR। तो ये 50 VAR क्या होगा, इस जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको डिलीवर करेगा, लेकिन कितना चाहिए इसको, टोटल 100 चाहिए, बचा 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 कितना, इसको 80 मान लो चलो थोड़ा, वरना 50 50 में कंफ्यूजन होगा। अगर ये 80 देगा तो बचेगा कितना, फिर इसको 20 का बचेगा। 20 कहां से डिमांड करेगा ये, लोड्स मतलब लाइन जो भी आपका जनरेटर लगा हुआ होगा उससे ये डिमांड करेगा। तो रिएक्टिव पावर ज्यादा आ रही है, रिएक्टिव पावर ज्यादा आने का मतलब जो आपका पावर फैक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, लैगिंग के अंदर जा रहा है, लैगिंग हो रहा है मतलब डिक्रीज जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना पावर फैक्टर। तो याद रखना, अगर जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है, जो इंडक्टर रिएक्टिव पावर की डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू कैपेसिटर जितनी जनरेट कर रहा है, तो आपका पावर फैक्टर क्या करने वाला है, ये डिक्रीज मतलब लैगिंग के अंदर लेकर जाने वाला है, क्योंकि रिएक्टिव पावर ज्यादा चाहिए, रिएक्टिव पावर ज्यादा जाने का मतलब लैगिंग लोड। ये क्लियर है, मतलब जितना भी इधर लैगिंग था पहले उससे अब ज्यादा लैग करने वाला है पावर फैक्टर। नो, अगर मान लो ये दे क्यूसी आपका 130 VAR, इसका मतलब
इसको 100 चाहिए थी, 100 दे दिया, बची हुई 30 ये आपके लोड को भी सप्लाई दे सकता है, दे सकता है ना। जो बची हुई 30 है वो आपके लोड को भी सप्लाई दे सकता है। तो ये पावर फैक्टर को थोड़ा इंप्रूव कर देगा, मतलब थोड़ा, हालांकि इतना ज्यादा तो नहीं कर पाएगा कि लीड करा देगा, क्योंकि लोड का लैगिंग के अंदर चल रहा होगा, लेकिन थोड़ी बहुत रिएक्टिव पावर, इतनी देगा नहीं हमेशा। ठीक है, एक केस ऐसा भी तो बन सकता है कि ये QC इक्वल टू आपका 100 VAR हो सकता है नहीं। उस केस में क्या होगा, आपका जितना इसको चाहिए उतना ये इसको दे देगा, और ना तो ये इधर से लेगा, मतलब ना तो आपके जनरेटर से डिमांड करेगा, ना आपके लोड को ये सेंड करेगा। ये क्लियर है। अब इस केस में जब QL इक्वल टू QC हो जाएगा, QL इक्वल टू QC होएगा या नहीं होगा। नेटवर्क पढ़ी आपने, नेटवर्क में जब QL इक्वल टू QC हो जाता था, उसका केस क्या था, RLC नेटवर्क है, सीरीज या पैरेलल, कोई सा भी उठा लो, रेजोनेंस। नेटवर्क का नहीं पता क्या, देखो सीरीज की बात कर लें, S इक्वल टू बनता था √P² प्लस QL माइनस QC का स्क्वायर, यही आता था। थीटा इक्वल टू आता था tan इनवर्स QL माइनस QC अपॉन P, यही आता था। नाउ QL इक्वल टू QC हो गया, तो S इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, P, और थीटा इक्वल टू ये 0 हो गया, QL माइनस QC 0, तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू 0, मतलब पावर फैक्टर एंगल 0 हो गया, तो पावर फैक्टर यूनिटी बन रहा है ना, यूनिटी बनेगा या नहीं बनेगा। यूनिटी वाला पावर फैक्टर यही तो होता था जब QL इक्वल टू QC हो जाए, या आप उसको XL इक्वल टू XC कर लो, वो बात एक ही पड़ती है ना। और आपकी पावर कितनी सप्लाई हो रही है, ओनली एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं हो रही है। यही जो केस होता है ना, कि जब आपका QL इक्वल टू QC हो जाए, मतलब जितनी आपकी ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट है उतनी ही ट्रांसमिशन लाइन खुद ही जनरेट करके सेटिस्फाई कर रही है, उस केस के अंदर क्या होगा, प्योरली नेचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्योरली रेजिस्टिव, और पूरी एक्टिव पावर ये सप्लाई करेगा। क्या ट्रांसमिशन लाइन में कोई लॉस होगा, कोई, मतलब मेनली ये तो अपने आप आपस में तो कोई लॉस होने ही नहीं देने वाले, ठीक है, तो कोई लॉस नहीं होगा। ये जो लोडिंग होती है इसे ही क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ना अब ये मत सोचना मैंने इसको फिक्स रख के इसको चेंज किया, चेंज ये भी होगी मतलब चेंज ऐसा नहीं कि 100 ही रहने वाली है जिंदगी भर तक, ये भी हो सकता है कि जब ये अगर हल्की सी चेंज हो, ये भी आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये करंट के ऊपर चलती है, ये थोड़ी वोल्टेज के ऊपर चलती है। क्या हो गया भाई, हेडिंग डाल लो, सर्च इम्पीडेंस लोडिंग। चलो लिखो, the line capacitance the line capacitance the line capacitance continuously generates the line capacitance continuously generates the reactive power. The line capacitance continuously generates the reactive power which is, मैं QG लिख दूं क्या, मतलब जनरेटेड रिएक्टिव पावर। नो, जो रिएक्टिव पावर है कैपेसिटिव की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है वैसे, वोल्टेज। तो ये आ जाएगा V² अपॉन XC, ये आएगा। नो, XC को क्या लिखते हैं, 1/ωc, तो ωc ऊपर आ जाएगा, सही है। QG यानी जनरेटेड रिएक्टिव पावर, मतलब कैपेसिटर वाली है जनरेटेड, ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी जनरेट करेगी।
तो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी तो रिएक्टिव पावर जनरेशन बढ़ेगा। तो अच्छी चीज है या बेकार है? अच्छी चीज है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में भी जनरेट होगी क्या? क्योंकि वहां कोई कैपेसिटेंस ही नहीं होगा तो जनरेट ही नहीं होगी। ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जनरेटेड रिएक्टिव पावर, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो जनरेटेड रिएक्टिव पावर घटेगी या बढ़ेगी? वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ओमेगा। और सी कैपेसिटेंस की वैल्यू पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बता सकते हो? नो। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइन इंडक्टेंस the line inductance continuously absorbs reactive power which is QA लिख देते हैं। एब्जॉर्ब को किस पे डिपेंड करता है ये वैसे? बेसिकली करंट, आई स्क्वायर इंटू एक्सएल, ये आएगा। नो, एक्सएल को क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा एल। ठीक है, तो अगर आई जो है आपका ट्रांसमिशन लाइन में से जो करंट जा रहा है वो करंट है। अगर ट्रांसमिशन लाइन का करंट बढ़ता है इसका मतलब इंडक्टिव जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो बढ़ेगी, मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा वो। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे भी बढ़ेगी, मतलब जैसे मान लो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो आपकी जनरेटेड और एब्जॉर्ब दोनों ही डबल डबल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम जैसे ऐसे चाहते हैं कि मान लो कि आपकी ये क्यूजी ज्यादा चल रही है। ठीक है, ये आपकी चल रही थी 100, ये चल रही थी 80, मतलब जनरेट 100 हो रहा था और एब्जॉर्ब 80 कर रहा था। आप चाहते हो कि ये थोड़ा इक्वल हो जाए, वो ज्यादा बेटर केस आता है। नाउ आप चाहोगे कि इसको बढ़ाना है, अगर आपने गलती से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, आप सोच रहे हो कि 80 से अब ये बढ़ेगी, ये तो बढ़ेगी लेकिन साथ में ये भी बढ़ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो हम इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। नो, एल से बढ़ा सकते हो आप। कैसे बढ़ाओगे? एल की वैल्यू को बढ़ा दो, लेकिन एल की वैल्यू को कैसे बढ़ाओगे? मतलब बेसिक आपका फंडा क्या है वो ही बता दो। चलो, करंट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एक तरीके से अगर इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाए तो सेटिस्फाई हो सकता है नहीं। इवन आप करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हो, करंट डिमांड करता है लोड, आप करंट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि करंट आप एक्स्ट्रा तो अलग से तो कोई लोड आपका खुद का तो लगाओगे नहीं, क्योंकि वो तो एक पावर लॉस आप फिर उल्टा ज्यादा कर रहे हो। तो करंट को तो हम चेंज कर नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से फायदा नहीं है, बचता है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टिव पावर से क्वेश्चन आता है, पावर सिस्टम से हर बार रिएक्टिव पावर का खूब डिस्कशन चल रहा है। रिएक्टिव पावर का बेसिक यही आएगा, जैसे मान लो कि आपके ज्यादा, मतलब कि आपका एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, जैसे मान लो 120 तक एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन जनरेट कितना हो रहा है? 100। मेनली यही आता है कि एब्जॉर्बिंग ज्यादा चल रही होती है और आपकी जनरेशन कम चल रहा है, तो इसको 20 VAR कौन सप्लाई करेगा? फिर जनरेटर। आप चाहते हो कि ये ना हो तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? बेसिक कैपेसिटेंस बढ़ जाए। कैसे बढ़ाओगे फिर? बहुत सारी चीजें आएंगी, लाइन के साथ में कैपेसिटेंस लगाए जाएंगे, इसकी वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। मान लो इसके साथ में कैपेसिटर लगा दिया आपने, तो इसकी वैल्यू को भी तो डाउन करने की कोशिश करेगा वो, मतलब एब्जॉर्ब रोकेगा। पैरेलल में लगाओगे तो वो जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे एक्स्ट्रा। तो ये सारी जो चीजें आएंगी वो कंपनसेशन के अंदर वही आने वाली है। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जैसे मान लो जनरेशन आपका हो रहा है 80 का, एब्जॉर्प्शन चल रहा है 120 का, इसके लिए एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है इसको, तो वो कौन देगा फिर आपका? जैसे सिंक्रोनस जो मोटर थी ना, सिंक्रोनस मोटर रिएक्टिव पावर सप्लाई करती थी,
वो आपकी सप्लाई करेगी। लोग ट्रांसमिशन लाइन के साथ में सिंक्रोनस मोटर को भी लगाते हैं एज ए कंडेंसर, उसका वहां लिखा था ना एज ए कंडेंसर, वो यहाँ पे कनेक्ट करोगे वो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर दे देगी, मतलब 80 के साथ 40 वो देगी, अब इसको सेटिस्फाई कर लेंगे दोनों मिला के। ठीक है, ये सब कहानी आगे की है, ये अभी की कहानी नहीं है कि वो इम्प्रूव कैसे करेंगे, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के अंदर आ जाता है। चलो तो अब आगे, हाँ ये हो गया। अभी एक चीज बताओ, ना तो आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, मतलब कुल मिलाकर के अभी आपको नहीं पता कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाना है, और फ्रीक्वेंसी भी आपकी लगभग सेम ही रह रही है। V और I आपके कंट्रोल में है नहीं, V फिक्स चल रहा है और I लोड के कंट्रोल के अंदर है। तो कुल मिलाकर के अगर QG इक्वल टू QA बने, मतलब जनरेटेड रिएक्टिव पावर इक्वल टू एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर बने, तो वो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? लोड, क्योंकि लोड मान लो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, लोड बढ़ेगा घटेगा इसका मतलब इंपीडेंस बढ़ा रहा है घटा रहा है, तो करंट की वैल्यू को बढ़ाएगा घटाएगा, या फिर कुछ कंजप्शन को अपने को बढ़ाएगा घटाएगा। तो उसी तो बेसिस के ऊपर आपकी एब्जॉर्प्शन और जनरेशन जो है वो डिपेंड करेगा रिएक्टिव पावर का, वही डिपेंड कर रहा है। तो मतलब रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? लोड। तो जिस लोड के ऊपर, मतलब पॉइंट ये, जिस लोड के ऊपर जनरेटेड रिएक्टिव पावर इक्वल हो जाती है एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर के, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। उसे ही क्या बोलेंगे? सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। और जितना लोड ने इस SIL लोडिंग के ऊपर इंपेडेंस कनेक्ट किया हुआ था, उस इंपेडेंस को हम बोलेंगे सर्ज इंपेडेंस। ये क्लियर है? जिस लोड के ऊपर आपकी जनरेटेड रिएक्टिव पावर और एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर इक्वल हो जाती है, उसको बोलते हैं, उस लोडिंग को बोलते हैं सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। और जिस मतलब जो इंपेडेंस लगा हुआ था जिस टाइम पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, लोड ने जितना इंपेडेंस लगा रखा था उसकी वैल्यू होगी Zn। ठीक है, अब ये Zn आपने पहले ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन Zn कैसे आएगा वो अभी देख लेंगे। तो पहले पॉइंट लिख लो एक ये ZC वाला और SIL वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना ये। एट ए पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन at a particular loading condition, the reactive power absorbed by the inductor by the inductance कर लो, चाहे इंडक्टर लिख लिया तो कोई बात नहीं। At a particular loading condition, the reactive power absorbed by the inductance कॉमा लगा के exactly equals to reactive power exactly equals to reactive power generated by the capacitance generated by the capacitance generated by the capacitance generated by the capacitance, then this loading is considered as considered as SIL. This loading is considered as SIL. हो गया? QG इक्वल टू बना QA। QG कितना है? V स्क्वायर ओमेगा C, और QA कितना है? I स्क्वायर ओमेगा L। नो, ये I इधर ले लो तो क्या बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या, ये L अपॉन C बनेगा, L अपॉन C। V अपॉन I क्या होता है? Z। Z स्क्वायर इक्वल टू L अपॉन C, तो Z इक्वल टू मैं क्या अंडर रूट L अपॉन C लिख सकता हूँ। मीन्स जो इम्पिडेंस है वो है अंडर रूट
L अपॉन C, इसे ही आप क्या बोलेंगे, सर्ज इम्पिडेंस। अब जो हमने एक कैलकुलेशन उसकी करी थी, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस एट लॉसलेस लाइन, क्या उसकी भी अंडर रूट एल अपॉन सी आया था? बस इसीलिए वहां पे उसको जेड एन लिखा था, उसका कोई लॉजिक नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो एक्चुअल में जेड एन है। जेड एन तो आपका ये, क्योंकि जेड एन की वैल्यू भी अंडर रूट एल अपॉन से निकल रही है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फॉर लॉसलेस लाइन भी आपका अंडर रूट एल अपॉन सी आ रहा था, इसलिए वहां जेड एन लिखा था। तो जेड एन आपका ये है। ये समझने के लिए याद आपको यही रखना है जो पहले था, ठीक है। इनको मत रटने लग जाना भाई, ये जो है याद रखने की जरूरत नहीं। इवन आपको ये जो फॉर्मूला है ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। बस आपको ये याद होना चाहिए कि जितनी जनरेट हो रही है उतनी वो कंज्यूम कर लिया, दैट इज SIL लोडिंग। यहाँ लिखना एट SIL QG इक्वल टू QA। SIL का लिखा थोड़ी था, हाँ ये लिख लेना, इसको कर लेना ब्रैकेट में एट SIL, इसके साइड में लिख लेना, देखो जगह नहीं है ना तो यही लिख लेना एट SIL QG इक्वल टू QA। मतलब आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेटमेंट को। और ये इंपेडेंस कौन कनेक्ट कर रहा होगा, लोड, मींस लोड ने अंडर रूट एल अपॉन सी के बराबर का लोड कनेक्ट कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। चलो भैया आगे। इस आगे पॉइंट बना के लिखूं, एट दिस लोडिंग कंडीशन, एट दिस लोडिंग कंडीशन at this loading condition the inductive interference at this loading condition the inductive interference and capacitance interference are totally nullified, are totally nullified. NULLIFIED, inductive interference and capacitive interference are totally nullified. NULLIFIED, totally nullified. Thereby, अब नीचे थोड़ा ऐसे पॉइंट्स बना के लिख लूं, ठीक है। मीडियम ऑफ ट्रांसफर इज प्योर रेजिस्टिव, मीडियम ऑफ ट्रांसफर इज प्योर रेजिस्टिव, पता है ना अब ये प्योर रेजिस्टिव है, प्योर रेजिस्टिव ही होगा। और ये भी यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा, इधर देखो ट्रांसमिशन लाइन का तो आपको क्लियर था, लोडिंग भी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट एल अपॉन सी, मतलब प्योरली रेजिस्टिव चाहिएगी, ठीक है। चलिए लिया मीडियम ऑफ ट्रांसफर इज प्योरली रेजिस्टिव। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, पावर फैक्टर इज यूनिटी, power factor is unity, power transfer is maximum, power transferred is maximum, maximum power transferred होगी इस केस में। नेक्स्ट पॉइंट और नो, पूरी लाइन के अंदर वोल्टेज कितना होगा, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, यहां पे आप वोल्टेज चेक करोगे वोल्ट मीटर लगा के, यहां पे कर रहे हो, यहां पे कर रहे हो, तो अलग मिलेगा या सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, आपका कोई ड्रॉप
नहीं होने वाला है उस केस के अंदर, क्योंकि आपने लोडिंग अंडर रूट एल अपॉन सी की ले रखी है पहली चीज तो, और आपका जो भी क्या नाम बोलते हैं जनरेटेड रिएक्टिव पावर और एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर दोनों इक्वल हो रखे हैं, तो आपकी लाइन में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाला है बेसिकली। तो इसमें आगे लिख लो, समझ आओगे? पॉइंट वैसे बना के लिखा हूं, डायरेक्टली बोल दूं? ठीक है, इसमें लिख लो वोल्टेज थ्रू आउट द लाइन इज कांस्टेंट, वोल्टेज थ्रू आउट द लाइन इज कांस्टेंट। इज कांस्टेंट, ये जो कंडीशन बनती है ना, जैसे कांस्टेंट होता है तो इसको फ्लैट लाइन भी बोलते हैं। जैसे फ्लैट लाइन का मतलब हो गया पूरा वोल्टेज फ्लैट चल रहा है आपका, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है उसके अंदर, कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, एक्चुअल बेसिक केस तो यही है। तो इसको कौन से बोलते हैं? फ्लैट लाइन, चाहे ब्रैकेट में लिख लो फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन मतलब ये कंसीडरेशन हो रहा है इस वजह से इस लाइन को, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट लाइन, अगर पॉइंट में लिखने चाहो तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट लाइन बिकॉज ऑफ दिस कंसीडरेशन। ठीक है, नाउ SIL के बारे में बात करी जाए तो SIL तो लोडिंग है, वो कितनी होगी? V स्क्वायर अपॉन जेड। जो अगर SIL लोडिंग की बात करी जाए तो V स्क्वायर अपॉन ZN, ये आपकी लोडिंग होगी। मतलब एक तरीके से लोडिंग ऐसे ही तो होती है, V स्क्वायर अपॉन समथिंग, ये होता है ना V स्क्वायर अपॉन ZN, और ZN आपका प्योरली रेजिस्टिव नेचर का है। ठीक है, जहां बंडल कंडक्टर पढ़ा था वहां आपने पढ़ा था कि बंडल कंडक्टर को काम में लेने से कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या हो जाता है? कम। जेड सी इक्वस टू मतलब अंडर रूट एल अपॉन सी था ना, एल कम होगा तो जेड सी कम होगा, बंडल कंडक्टर में लिखा हुआ था। नो, जेड सी और जेड एन सेम है, मतलब जेड एन मान लो इसको चाहे, अगर एल कम हो रहा है तो आपका जेड एन भी कम होगा और SIL लोडिंग बढ़ जाएगी। वहां यही लिखा था हमने, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। वहां जो लिखा था कि एक्चुअल में बंडल कंडक्टर को काम में लेने से क्या होगा, ये क्लियर है। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या है? मतलब है क्या, थोड़ा है एक लैंग्वेज में तो बताओ। जब आपका लोड है वो इक्वल हो आपके सर्ज इंपीडेंस के, ठीक है, सर्ज इंपीडेंस लोड के इक्वल हो, मतलब सर्ज इंपीडेंस लोड है आपका अंडर रूट एल अपॉन सी के। एल है आपका लाइन का इंडक्टेंस और सी है लाइन का कैपेसिटेंस, इसके अंडर रूट के अंदर इसके इक्वल अगर आपका लोड कनेक्ट हो गया तो क्या होगा? लाइन की जनरेटेड रिएक्टिव पावर और एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर दोनों इक्वल हो जाएंगी, और आपकी लाइन कोई भी रिएक्टिव पावर कहीं और से सप्लाई लेगी नहीं, और मैक्सिमम एक्टिव पावर ही सप्लाई करेगी, मतलब रिएक्टिव पावर का कंजप्शन जीरो हो गया, ओनली S इक्वल टू P आया, और पावर फैक्टर उस टाइम पे यूनिटी हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड होगी उसके केस के अंदर। और हमें यही केस चाहिए होता है कि रिएक्टिव पावर वेस्ट ना जाए, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब कि डायरेक्टली आपके एक्टिव पावर ही मिले। ठीक है, चलो ये तो हो ही गया। हाँ, SIL ZN की वैल्यू वैसे कितनी आती है? अभी तो बताया था, ओवरहेड के केस में 40 से 400 के बीच में अंडरग्राउंड केबल है, अप टू 40, मतलब 40 से कम के अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो और SIL लोडिंग होती है V स्क्वायर अपॉन ZN। तो लोड आपका ये बताओ क्या SIL पे काम करता है या नहीं करता? लोड कभी भी SIL पे काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर केस है। जैसे मान लो आपने आपके ZN की वैल्यू आई, इसे कैलकुलेट किया था आपने और 300 ओम आया। ठीक है, अब जब लोड आपका 300 ओम का कनेक्टेड होगा
तभी आपके SIL लोडिंग होगी। तो ऐसा फिक्स होता है कि लोड फिक्स होगा आपका 300 ओम पे चलने वाला है। एक जरूर हो सकता है कि पूरे दिन में एक आध केस आ जाए, और वो भी वैसे नहीं आने वाला है, क्योंकि लोड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लोड कस्टमर डिमांड करता है कि आप कभी पूरे कंटिन्यूअस चलता है, जैसे मान लो कभी कोई लाइट ऑन कर रहा है, कभी कोई ऑफ कर रहा है, मतलब पूरे जैसे मान लो एरिया को ही ले लो आप, एक एरिया में हर टाइम हर सेकंड ऑन ऑफ चलता ही रहता है, तो कभी भी लोड तो कांस्टेंट रहता नहीं। तो SIL लोडिंग जो है थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है लोड किस में चलता है, ग्रेटर देन SIL लोडिंग। मतलब प्रैक्टिकली तो यही चलता है, प्रैक्टिकली आपका लोड तो ज्यादा ही कनेक्टेड रहता है SIL लोडिंग के कंपेयर, ज्यादा ही कनेक्ट रहेगा। अगर ज्यादा कनेक्ट रहेगा तो आई बढ़ता है एक तरीके से। लोड मतलब लोड ज्यादा कनेक्टेड है ना, ZN की वैल्यू जैसे चाहे बढ़ा लो या कोई सी भी SIL लोडिंग ज्यादा कर लो बेसिकली, तो आपका क्या होगा, बेसिक करंट बढ़ जाता है, लोड बढ़ता है तो, ठीक है। करंट बढ़ता है तो एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर ज्यादा बढ़ रही होती है, तो पावर फैक्टर आपका लैगिंग होता है। मतलब पहले यूनिटी चल रहा था, वो आपका लैगिंग चला जाएगा। और अगर लोडिंग SIL से कम है उस केस में करंट की कम होगी तो एब्जॉर्बिंग कम हो जाएगा, जनरेटेड ज्यादा रहेगा, तो पावर फैक्टर लीडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखूं दिस कैपेसिटी ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब ये SIL जो कैपेसिटी है एक, दिस कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियल कैपेसिटी। दिस कैपेसिटी also called as ideal capacity। ठीक है, because it is not practically possible, because this value is not practically possible। एक तो तुम लोग पता नहीं गाने भी क्या क्या लगा के रखते हो, इसका तो पता नहीं क्या बोल रहा था अभी वो। चलो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लो। सॉरी अरे इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो। मतलब वो एरो उधर लगा देना हो तो। इफ लोड, लोड कर लो या लोडिंग कर लो, if loading greater than surge impedance loading, then power factor of the line is power factor of line is lagging। दूसरा इसका उल्टा लगा लो, if loading is less than surge impedance loading, इसके केस में क्या कैपेसिटर डोमिनेट करता है। अगर लोडिंग आपकी कम है सर्ज इंपिडेंस लोडिंग से, then power factor is leading। Power factor is leading। हेडिंग डालो, कोई डाउट थोड़ी इसमें, कर लोगे ना। SIL और ZC थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब ऐसे छोड़ना मत।
और जो एबीसीडी पैरामीटर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन परफॉर्मेंस ऑफ लाइन। तो परफॉर्मेंस ऑफ लाइन कैसे डिसाइड होती है? कैसे? लॉसेस से, ठीक है। और लोडिंग से परफॉर्मेंस ऑफ लाइन, ठीक है। मतलब मेनली तुम दोनों बोल तो सही रहे हो, लेकिन उसका एक आगे का फैक्टर ला सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी, इन दोनों से क्या परफॉर्मेंस ऑफ लाइन डिसाइड होती है? लॉसेस आ गए, इसका मतलब एफिशिएंसी में कंसीडर हो गया। तुम्हारा जो लोडिंग था रेगुलेशन में आ जाएगा, कोई ड्रॉप होगा तो। इन दोनों के थ्रू सारा का सारा परफॉर्मेंस ऑफ लाइन डिसाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखूं परफॉर्मेंस ऑफ लाइन रेफर्स performance of line refers calculation of efficiency and regulation. Performance of line refers calculation of efficiency and regulation. Performance of line refers calculation of efficiency and regulation. Calculation of efficiency and regulation. तो एक वेल डिजाइंड सिस्टम है, तो उसकी रेगुलेशन की वैल्यू हाई चाहिए या लो चाहिए? रेगुलेशन की वैल्यू लो चाहिए। रेगुलेशन क्या होता है? फुल लोड के बीच का डिफरेंस। जैसे नो लोड और फुल लोड के बीच का डिफरेंस रेगुलेशन से आपका ड्रॉप डिसाइड होगा। अगर आपका ड्रॉप आई होगा तो रेगुलेशन की वैल्यू हाई जाएगी, ड्रॉप कम होगा तो रेगुलेशन की वैल्यू लो जाएगी। और एफिशिएंसी कैसी चाहिए? हाई चाहिए। तो लिख लो भाई, एक ए वेल डिजाइंड सिस्टम, ए वेल WELL, ए वेल डिजाइंड सिस्टम, a well designed system should have higher efficiency, should have higher efficiency and lower regulation, and lower regulation, lower regulation। हेडिंग डाल लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है भाई? एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर परसेंटेज में पूछा है तो 100। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस इन 200, मींस इनपुट इक्वल टू आउटपुट और लॉसेस में कंसीडर होगा। अगर आपको आउटपुट की वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ इनपुट की वैल्यू दी हुई है, तो भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इनपुट प्लस लॉसेस दिया हुआ है, तो आउटपुट की जगह क्या लिखोगे? इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट इनटू 100। तो ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज कर रही है तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। आउटपुट इंक्रीज कर रही है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये भी पता होना चाहिए लॉसेस का क्या सीन चल रहा है। अगर लॉसेस भी साथ में ही बढ़ रहे हैं तब, क्योंकि साथ में इनपुट भी तो बढ़ रहा होगा, क्या पता। तो वो सारे फैक्टर्स हमें पता होने जरूरी है, ठीक है। इसको नोट करो।
तो ट्रांसमिशन लाइन की जो मेन एफिशिएंसी है वो डिसाइड होगी बाय द लॉसेस। जितने ज्यादा लॉस उतनी कम एफिशिएंसी, और जितनी कम लॉस उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन efficiency calculation depends upon losses. Efficiency calculation depends upon losses. Now, तो कौन कौन से लॉसेस होंगे ट्रांसमिशन लाइन में? मैकेनिकल लॉस क्यों नहीं होगा? रोटेटिंग पार्ट नहीं है आपका कोई भी। अगर रोटेटिंग पार्ट होता तो मैकेनिकल लॉस होता, तो रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो मैकेनिकल लॉस तो नहीं होने वाला है। तो एक पॉइंट इसका लिखो सबसे पहले, द ट्रांसमिशन लाइन इज स्टेशनरी, the transmission line is stationary, so there are no mechanical losses. Next point, line does not have core material. Line does not have core material. Line does not have core material. Core होती है क्या? Core नहीं होती. And also energy conversion. And also energy conversion not takes place. And energy conversion not takes place. And energy conversion not takes place. So magnetic field required is, so magnetic field required is, क्या आएगी? स्मॉल बोलूं या हाई? स्मॉल ही बोलेंगे। so magnetic field required is very small. very small मतलब मेनली अगर कोर होती है तो उसके अंदर आपको, जैसे इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर था, वहां आपका क्या था? कोर थी। तो वहां पे कोर के अंदर आपको चाहिए था फ्लक्स। नाउ अगर कुछ एनर्जी कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, उसके केस में भी आपकी रिएक्टिव पावर लगती। तो मेनली तो आपके लग ही नहीं रही ना मैग्नेटाइजिंग करंट, तो इसमें आगे चलने दो। इज वेरी स्मॉल कर लिया। देयरफॉर मैग्नेटाइजिंग लॉसेस इज, कितने होंगे? स्मॉल या हाई? स्मॉल ही होने वाले हैं बहुत। देयरफॉर मैग्नेटाइजिंग लॉसेस is very small. Magnetizing losses is very small. ब्रैकेट में कर लो 3 to 5%. 3 to 5%। ठीक है, तो आपके मैकेनिकल लॉस है नहीं, मैग्नेटाइजिंग लॉस है वो आपका 3 से 5% है, इससे ज्यादा है नहीं। अब कौन सा बचा? मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा टोटल लॉस एक्चुअल में हाई होते हैं लो, टोटल लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं? कॉपर लॉस, उसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक कौन सा लॉस है? ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लिया हमने? ठीक है, एयर है वो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एयर है। दो ट्रांसमिशन लाइन है। देखो कैपेसिटर जो होता है उसके बीच में कुछ डाई इलेक्ट्रिक भरा होता है, उसका लॉस होता है। अब आपके यहाँ बीच में एयर है, ठीक है। अब एयर का क्या डाई इलेक्ट्रिक लॉस होगा? ये एयर जाएगी दूसरी आ जाएगी, इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बदलना पड़ता है ना, एक एयर जाएगी दूसरी आ जाएगी। तो एयर का तो वो तो डाई इलेक्ट्रिक लॉस का तो सिस्टम ही नहीं है मेन। हीट लॉस, हीट लॉस आता है। हीट लॉस किसकी वजह से होता है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस के अलावा और कोई नहीं?
तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लगभग 90%, 95% क्या होता है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का एक और नाम है ओमिक लॉस। कॉपर लॉस या ओमिक लॉस भी बोल सकते हैं इसको। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 95% कौन से लॉस होंगे? ओमिक लॉस। ओनली 2-3%, 4% होगा आपका मैग्नेटाइजिंग लॉस। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई लॉस की बात करे तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना वो ओमिक लॉस या कॉपर लॉस की ही बात कर रहा होगा। ठीक है, ओमिक लॉस और कॉपर लॉस एक ही होते हैं। ओम से मीनिंग है इसका, ओमिक। चलो भाई लिखो नेक्स्ट पॉइंट। more than 95% losses are ohmic loss। ohmic losses कर लो, ohmic losses ब्रैकेट में कॉपर लॉस कर लेना, I2R लॉस, कॉपर लॉस स्लैश करके। इसी का दूसरा नाम है कॉपर लॉस और इसी को हम बोलते हैं I2R लॉस, I2R loss। So we can say that loss means by default ohmic loss। So we can say that loss means by default ohmic loss in transmission line, in transmission lines, in transmission line। ठीक है, रेगुलेशन वाला थोड़ी देर में कराते हैं। ठीक है, ज्यादा देर मत लगाना। ठीक है, नहीं मेनली ये ब्रेक वैसे अभी दिया जाने का रीजन ये कि ये सब्जेक्ट थोड़ा बोलने वाला ज्यादा रहता है, तो गले में दर्द ज्यादा होता है।